मैं डॉक्टर आर.पी. सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर राघव आयुर्वेदा शक्ति में स्वागत करता हूँ। व्यक्ति के प्रकृति और कई कारणों के आधार पर चिकित्सा पद्धति निर्धारित की जाती है, इसलिए उचित औषधि और रोग के निदान हेतु उपयुक्त चीज़ों पर अवश्य विचार करें। आयुर्वेद में डायबिटीज़ को मधुमेह के नाम से जाना जाता है। यह दुनिया में सबसे तेज़ी से बढ़ने वाले रोगों में से एक है। खून में ग्लूकोज की मात्रा ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ने पर डायबिटीज़ की बीमारी उत्पन्न होती है। सबसे पहले डायबिटीज़ का मामला तकरीबन 1000 ईसा पूर्व सामने आया था। तब चरक संहिता और सुश्रुत संहिता में मधुमेह को ऐसी बीमारी के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें मरीज को बार बार पेशाब आता है। इसमें प्रभावित व्यक्ति का पेशाब कसैला और मीठा पाया गया। आयुर्वेद के अनुसार डायबिटीज़ मेलिटस विभिन्न कारणों से हो सकता है। यह मूलतः शरीर की चयापचय प्रणाली के गड़बड़ाहट या गड़बड़ा जाने की वजह से होता है। चयापचय एक प्रक्रिया है जिससे शरीर भोजन को ऊर्जा में बदलता है। चयापचय प्रणाली में गड़बड़ी होने के कारण इंसुलिन नामक हार्मोन शरीर में या तो प्रभावी तरीके से काम करना बंद कर देता है या फिर इसकी कमी हो जाती है। मधुमेह का खतरा बढ़ाने वाले प्रमुख कारकों में आहार, जीवन शैली, पर्यावरण और कफ दोष बढ़ाने एवं असंतुलन या असंतुलित करने वाले सभी कारक शामिल हैं। डायबिटीज़ के सबसे सामान्य कारणों में वंशानुगत और आनुवांशिक कारणों को भी गिना जाता है। डायबिटीज़ के इलाज के लिए आयुर्वेदिक चिकित्सक मधुमेह पैदा करने वाले कारकों से बचकर जीवन शैली में उचित बदलाव करके, जैसे कि नियमित एक्सरसाइज, योग, संतुलित आहार और उचित दवाएं लेने की सलाह देते हैं। आयुर्वेदिक चिकित्सक डायबिटीज़ मेलिटस के लिए पाउडर मालिश, सिर पर गर्म औषधीय तरल डालने की विधि, सर्वांग अव्यंग यानी पूरे शरीर पर तेल मालिश, स्वेदन यानी पसीना लाने की विधि, सर्वांग क्षीर धारा यानी तेल स्नान, वमन कर्म यानी उल्टी लाने की विधि और विरेचन कर्म जिसमें दस्त के जरिए शुद्धिकरण की सलाह देते हैं। डायबिटीज़ मेलिटस को नियंत्रित करने के लिए जड़ी बूटियों में करावेल्का यानी करेला, आंवला, मेष, श्रृंगी, मेथी, गुड़ूची और औषधियों में फल त्रिकादि क्वाथ, कटक खदीरादि कषाय, निशाक्तकादि कषाय, निशा अमलकी का इस्तेमाल किया जाता है। आयुर्वेद के अनुसार रूपात्मक, मानसिक और शारीरिक लक्षणों के आधार पर किसी व्यक्ति की प्रकृति तय की जाती है। किसी भी व्यक्ति की प्रकृति भ्रूण अवस्था में ही तय हो जाती है और यह जीवन पर्यंत कायम रहती है। हर व्यक्ति में एक दोष जैसे कि वात, पित्त या कफ प्रधान होता है और इसी प्रधानता के आधार पर उसकी प्रकृति तय की जाती है। मधुमेह की स्थिति में प्रारंभिक व्यक्ति की चयापचय प्रणाली यानी आंत और उत्तकों के स्तर पर जाती है। कफ दोष और मेद धातु के स्तर में वृद्धि मधुमेह की ही बीमारी उत्पन्न होती है। यह रोग वात और पित्त प्रधान प्रकृति वाले लोगों की तुलना में प्रमुख तौर पर कफ प्रधान प्रवृत्ति वाले लोगों में ज़्यादा देखी जाती है। जिस दोष के कारण डायबिटीज हुआ है उसके आधार पर मधुमेह को वात प्रमेह, पित्त प्रमेह और कफ प्रमेह के रूप में विभाजित किया जा सकता है। कफ प्रमेह साध्य है यानी इसका इलाज हो सकता है। पित्त प्रमेह को नियंत्रित किया जा सकता है लेकिन वात प्रमेह असाध्य है। मधुमेह को बढ़ावा देने वाली प्रकृति के लोग जीवन शैली में उचित बदलाव और संतुलित आहार की मदद से बीमारी से बच सकते हैं। डायबिटीज़ के आयुर्वेदिक इलाज में उद्धर्तन पहला है। इस विधि में विशेष औषधीय पाउडर से मालिश की जाती है जिसमें प्रभावित व्यक्ति के सारे दोषों को संतुलित करने वाली जड़ी बूटियों के मिश्रण का इस्तेमाल किया जाता है। पाउडर को उपचार से पहले गर्म किया जाता है। इसके बाद इससे प्रभावित हिस्से की नीचे से ऊपर को गहराई से मालिश की जाती है। यह प्रक्रिया 45 से 60 मिनट तक चलती है। इसके बाद मरीज आधा घंटा आराम करके स्नान कर सकता है। यह कफ दोष और शरीर में जमा अतिरिक्त चर्बी को कम करने और मधुमेह के उपचार में लाभदायी है। अगला है धान्य अम्ल धारा। इसमें गर्म औषधीय तरल को प्रभावित हिस्से या पूरे शरीर पर डाला जाता है। धारा चिकित्सा 2 प्रकार की होती है, परिषेक यानी शरीर के किसी विशेष भाग पर औषधीय तरल या तेल डालना और अवगाहन यानी औषधीय काढ़े से भरे टब में बैठना।
धान्य अम्ल में धान्य यानी अनाज और अम्ल मतलब सिरका से गुनगुना औषधीय तरल तैयार किया जाता है। यह कफ और वात दोषों को संतुलित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगला है सर्वांग अभ्यंग और स्वेदन। सर्वांग अभ्यंग तेल को पूरे शरीर पर डालने और मसाज करने की प्रक्रिया है। यह शरीर की लसिका प्रणाली को उत्तेजित करती है, जो कि कोशिकाओं को पोषण की आपूर्ति और शरीर से जहरीले तत्व निकालने का काम करती है। तेल मालिश के बाद स्वेदन यानी पसीना लाने की विधि के जरिए शरीर से अमा यानी विषाक्त पदार्थ को प्रभावी तरीके से पूरे तरह से बाहर करने का काम किया जाता है। स्वेदन से शरीर की सभी नाड़ियां खुल जाती हैं और विषैले तत्व रक्त से निकलकर जठरांत मार्ग में आ जाते हैं। यहाँ से विषाक्त पदार्थों को आसानी से शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। स्वेदन 4 प्रकार का होता है। तप यानी सिकाई, जिसमें एक गर्म कपड़ा शरीर के प्रभावित अंग पर रखा जाता है। उपनाह, जिसमें चिकित्सीय जड़ी बूटी के मिश्रण से तैयार लेप शरीर पर लगाया जाता है। उष्मा, जिसमें संबंधित दोष के निवारण में उपयोगी जड़ी बूटियों को उबालकर उसकी गर्म भाप दी जाती है। धारा, जिसमें गर्म द्रव्य या तेल को शरीर के ऊपर डाला जाता है। अगला है सर्वांग क्षीरधारा। शिरोधारा एक ऐसा आयुर्वेदिक उपचार है जिसमें दूध, तेल जैसे विभिन्न तरल पदार्थों और जड़ी बूटियों का काढ़ा बनाकर लयबद्ध तरीके से सिर के ऊपर डाला जाता है। सर्वांग क्षीरधारा को तेल स्नान भी कहते हैं। इसमें उचित तेल को सिर और पूरे शरीर पर डाला जाता है। अगला है वमन कर्म। यह पंचकर्म थेरेपी में से एक है जो पेट को साफ कर नाड़ियों और छातियों से उल्टी के जरिए अमा और बलगम को बाहर निकालती है। इसमें मरीज को नमक का पानी, कुटज यानी कुर्ची या मुलेठी और वच दिया जाता है। इसके बाद वमन चिकित्सा के प्रभाव को बढ़ाने के लिए पिपली, सिंधा नमक, अमलकी, नीम, मदन फल जैसी जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया जाता है। वमन कर्म बच्चों, गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों के लिए नहीं होता है। इसके अलावा यह चिकित्सा ब्लड प्रेशर, उल्टी, दिल, पेट से संबंधी बीमारियों, मोतियाबिंद, बढ़े हुए प्लीहा, कब्ज की समस्या और कमजोरी से ग्रस्त व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए। इसका इस्तेमाल प्रमुख तौर पर कफ से संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए किया जाता है। वमन कर्म के बाद हाथ, मुंह और पैरों को अच्छी तरह से धोना और जड़ी बूटियों के धुएं को सांस से अंदर लिया जाता है। इसके बाद पर्याप्त नींद या आराम करने की सलाह दी जाती है। नींद से उठने के बाद हाथ, चेहरा और पैर दोबारा धोते हैं। अगला है विरेचन कर्म। पंचकर्म में विरेचन कर्म भी प्रमुख है और इसका बेहतरीन प्रभाव देखा जाता है। विभिन्न रेचक जैसे कि सेन्ना, रुवर्ब या एलोवेरा देकर शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकाला जाता है। विरेचन कर्म का इस्तेमाल मधुमेह के अलावा पेट के ट्यूमर, बवासीर, अल्सर, गठिया आदि के लिए भी किया जाता है। अगर आपका बुखार हाल ही में ठीक हुआ है, कमजोर पाचन, मलाशय में छाले और दस्त की स्थिति में ये चिकित्सा नहीं लेनी चाहिए। इसके अलावा बच्चों, गर्भवती महिलाओं और वृद्ध और कमजोर व्यक्तियों को भी विरेचन कर्म की सलाह नहीं दी जाती है। विरेचन कर्म के बाद चावल और दाल का सूप दिया जाता है। डायबिटीज़ के आयुर्वेदिक इलाज में या जड़ी बूटियों के लिए पहला है आमलकी। यह जड़ी बूटी ऊर्जादायक और तीनों दोषों को साफ करने वाली है। यह कई बीमारियों के इलाज में उपयोगी है, जैसे डायबिटीज़ जो कि अधिक संख्या में लोगों को प्रभावित करती है। बच्चे, वयस्क और बुजुर्ग सभी इस बीमारी से ग्रस्त हो सकते हैं। गर्भवती महिलाओं में इसका इस्तेमाल सावधानीपूर्वक करना चाहिए। पित्त दोष वाले व्यक्ति में आमलकी के हानिकारक प्रभाव के रूप में दस्त की समस्या हो सकती है। अगला है गुड़मार। गुड़मार का मतलब है शर्करा को खत्म करने वाला। इस जड़ी बूटी की जड़ों और पत्तों का इस्तेमाल डायबिटीज मेलिटस के इलाज में किया जाता है। रिसर्च में सामने आता है कि यह खट्टे मीठे घोल में से मीठापन निकाल देती है और मीठा खाने की चाहत को भी कम करती है। गुड़मार से पैनक्रियाज की कार्यक्षमता में भी सुधार आता है। डायबिटीज मेलिटस के इलाज में इस्तेमाल होने वाली प्रमुख जड़ी बूटियों में गुड़मार भी शामिल है। इसकी पत्तियां हृदय उत्तेजित करती हैं, इसलिए हृदय रोगियों को ये जड़ी बूटी देते समय सावधानी बरतनी चाहिए। अगला है करावेल्का। चूंकि ये रक्त शोधक है, इसलिए मधुमेह के इलाज के लिए बेहतरीन माना जाता है। इसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होता है और ये वजन घटाने की क्षमता रखती है। डायबिटीज के इलाज में हर व्यक्ति पर यह जड़ी बूटी अलग तरह से असर करती है। अगला है गुड़ूची। परिसंचरण और पाचन तंत्र के विकारों के इलाज में गिलोय की जड़ और तने का इस्तेमाल किया जाता है। यह कड़वे टानी की तरह काम करती है और इसमें शर्करा को कम करने वाली क्षमता होती है, इसलिए यह डायबिटीज मेलिटस के उपचार में उपयोगी है। अगला है मेथी। प्राचीन समय में ऊर्जादायक और उत्तेजक के रूप में मेथी का इस्तेमाल किया जाता रहा है। इसे मधुमेह के उपचार के लिए जाना जाता है। मधुमेह के लिए आयुर्वेदिक मिश्रित औषधियों में पहला है फल त्रिकादि क्वाथ।
इस काढ़े को समान मात्रा में अमलकी, हरितकी और विविधकी के साथ दारू हरिद्रा के तने, इंद्रायण की जड़ और नागर मोथा से तैयार किया गया है। ये भोजन के पाचन और भोज्य पदार्थों को तोड़कर उनके उचित अवशोषण में सुधार कर सभी प्रकार के डायबिटीज के इलाज में उपयोगी है। यह औषधि शरीर से न पचने वाले भोजन और तत्वों को भी बाहर निकालने में मदद करती है। अगला है कतक खदिरादि कषाय। कतक खदिरादि कषाय एक हर्बल काढ़ा है जिसमें एक समान मात्रा में कटक, खदीरा, अमलकी, दारू हरिद्रा, हरिद्रा, अभय और आम के बीज आदि जैसी जड़ी बूटियां मौजूद हैं। इस कषाय में एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं। यह वात और पित्त दोनों ही दोषों से संबंधित रोगों को नियंत्रित करता है। यह मधुमेह और डायबिटीज न्यूरोपैथी के उपचार में उपयोगी है। अगला है निशा कतकादिक कषाय। इसमें 12 जड़ी बूटियां जैसे कि कटक, खदीरा, आमलकी, वैरी, दारू हरिद्र, समंग, बिदुला, हरिद्रा, पधी, आम के बीज, हरितकी और नागरमोथा मौजूद है। ये कषाय डायबिटीज के लक्षणों जैसे कि थकान, हाथों और पैरों में सूजन, अत्यधिक प्यास लगना और बार बार पेशाब आने से राहत दिलाता है। कुल मिला के ये जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाता है और डायबिटीज मेलिटस को नियंत्रित करने में असरकारी है। इसे अकेले या यशद भस्म यानी जिंक ऑक्साइड पाउडर के साथ इस्तेमाल किया जाता है। अगला है निशा अमलकी। ये हल्दी और आंवला का मिश्रण है जिसकी सलाह आयुर्वेद में डायबिटीज के लिए इलाज के लिए दी जाती है। अमलकी के रस और हल्दी पाउडर की एक संबंधित 0.5 की मात्रा में मिलाकर इसे तैयार किया गया है। इस मिश्रण से डायबिटीज में होने वाली विभिन्न समस्याओं जैसे कि डायबिटीज न्यूरोपैथी, नेफ्रोपैथी, रेटिनोपैथी, गैस्ट्रोपैथी और एथेरोस्क्लेरोसिस को रोकने और नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है। आयुर्वेद के अनुसार मधुमेह होने पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो अपनी डाइट में जौ, चावल की कुछ किस्मों तथा गेहूं को शामिल करें। हरे चने, कुल्थी, अदरक की दाल, अलसी और काबुली चने जैसी दालों का सेवन करें। फल सब्जियां जैसे कि परवल, करेला, अमलकी, हरिद्रा, वेल और काली मिर्च खाएं। डायबिटीज मेलिटस को नियंत्रित करने में शहद और सेंधा नमक भी मददगार साबित हो सकते हैं। पैदल चलना, खेलने जैसी शारीरिक गतिविधि, नियमित व्यायाम को अपने दिनचर्या में शामिल करें। क्या नहीं करना चाहिए में काले चने, नया चावल और अनाज न खाएं। दूध, दही, छाछ, तेल, गुड़, शराब, गन्ने से बने पदार्थ, घी, सुपारी खाने से बचें। बेवजह स्नैक्स या कुछ और न खाएं। अनुचित खाद्य पदार्थों जैसे कि मछली के साथ दूध या दुग्ध पदार्थों का सेवन न करें। दिन में सोने से बचें। धूम्रपान से दूर रहें। धन्यवाद।